अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आई हूँ लेक्चर नंबर 7 के साथ फॉर क्लास 9th एंड चैप्टर 1 दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। हम लोगों ने अपना टॉपिक कल स्टार्ट किया था, दैट वाज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर के बारे में हमने कल बात की थी और एटॉमिक नंबर के हमने कहा था कि दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, और उसको हमने कहा था कि उसका सिंबल है जी। इसके अलावा हम लोगों ने साथ में थोड़ी सी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात की थी। मैंने आपको बताया था कि एक एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि अंदर इसका सबसे अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पे अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं हैं, और इलेक्ट्रॉन के बाहर शेल्स मौजूद हैं। ठीक है, और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। इसके अलावा मैंने बात की थी कि जितने प्रोटॉन बाहर मौजूद होंगे एक इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में मौजूद होंगे, यानी कि पॉजिटिव जितने चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। उसके अलावा मैंने बताया था कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर न्यूट्रल इन चार्ज, दे हैव नो चार्ज एट ऑल। उनके पास कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल होते हैं अपने चार्ज में। उसके बाद हम आज बात करते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं मास नंबर के साथ। मास नंबर होता क्या है? इज़ दी सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स और जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन सब को जब सम अप करते हैं, इन सब को ऐड करते हैं आपस में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड एज दी मास नंबर ऑफ एन एटम। और इसका सिंबल क्या है? इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज़ कॉल्ड एज मास नंबर ऑफ एन एटम, इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हमें ए को फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं? ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। जी आपने कल पढ़ा था एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन्स जो थे, ठीक है, प्लस एन का मतलब है जितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स थे। आपको दे दिया जाएगा कि इतने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है, इतने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है, आप उसका मास नंबर फाइंड आउट करें, या फिर इनमें से कोई भी एक चीज़ कम कर दी जाएगी, एक चीज़ ज़्यादा कर दी जाएगी, और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज़ 1 AMU मैस। हर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसका एटॉमिक मैस यूनिट, ये हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं, उनका मैस होता है। जिस तरह हम लोग आमतौर पे बात करते हैं केजीज़ में, ग्राम्स में, तो जो एटम्स होते हैं और इनके जो सब पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल हैं कि हम उनको ग्राम में, केजीज़ में, इनमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उनके मैस को, वो इतने स्मॉल हैं। तो इसके लिए हम एक स्पेशल यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एन AMU। इसमें क्या है कि ये फॉर द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स वगैरह की मैस के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, अब उन्होंने एक एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। तो इसका मैस नंबर क्या होगा? अब एक हाइड्रोजन है, उसके पास प्रोटॉन 1 है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटम हो गया, उसके पास प्रोटॉन 1 है और उसके पास न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, ठीक है, तो उसका मैस नंबर क्या हो जाएगा? मैस नंबर हो जाएगा 1 + 0 = 1। इसका मैस नंबर हो गया 1। इसी तरह कार्बन एटम है, उन्होंने कहा कार्बन एटम के पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये इसका मैस नंबर क्या हो जाएगा? 12। इसी तरह आगे हमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स दिए गए हैं टेबल में, हम उनके बारे में देखते हैं। आप देखें अपनी बुक में पेज नंबर 10 पे टेबल नंबर 1.5 है, ठीक है, उसमें हमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स दिए गए हैं और उनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और उसके हिसाब से उनका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर। अगर आप ये देखें आपकी बुक में, ठीक है, तो ये सबसे पहले एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके बाद है कार्बन। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 0, तो इसका मतलब इसके एटॉमिक नंबर क्या होता है? जो प्रोटॉन का नंबर होता है दैट इज़ 1। मैस नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, तो दैट इज़ 1 ओनली, क्योंकि ये 0 है। इसी तरह कार्बन है, कार्बन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं 6, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं 6, तो एटॉमिक नंबर यानी कि उसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 6, और मैस नंबर क्या है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, तो 6 + 6 क्या हो गए? 12। इसी तरह हमें सारे एलिमेंट्स के पता चलते जाएंगे कि मुख्तलिफ हम लोग इनके अंदाज़े लगा सकते हैं। उसके बाद है आपको एग्जाम्पल नंबर 1.1 दी गई है, आपकी फ़र्स्ट एग्जाम्पल है आपके चैप्टर में। तो उसमें आप लोगों से पूछा क्या गया है? हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम। एक एटम में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे? जब हमें दे दिया है उसका मैस नंबर हमें दे दिया है 238 मैस नंबर जो है, ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर हमें क्या दे दिया गया है? 92, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं हमें अवेलेबल क्या क्या चीज़ें। ए इज इक्वल टू जो मैस नंबर है 238
प्रोटॉन नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर जो था 92। हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन का नंबर वही होता है जो एक इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। जो प्रोटॉन का नंबर है वही इसका एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब कि प्रोटॉन कितने हो गए हमारे पास 92, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फॉर्मूला था फॉर द फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमें मालूम करने हैं ये। तो हमारे पास फॉर्मूला है A इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। तो हम इसको यूज़ करते हैं A इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। इसमें हमें A की वैल्यू मालूम है जो कि है 238। जी यानी कि जो उसका एटॉमिक नंबर था दैट वाज 92 प्लस एन। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हमें नहीं मालूम, ये 92 यहाँ पे इक्वेशन के साइड पे ऐड हो रहा है तो यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट विल बी 239 माइनस 92 इज इक्वल टू एन। तो इसका आंसर आता है 146। तो इसका मतलब कि हमारे पास न्यूट्रॉन्स कितने हो गए हैं 146। तो ये इजी है। अगर आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे दिया गया है, आपने उससे बस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को फर्दर फाइंड आउट करना है। अब हम इससे अगले टॉपिक पे बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। ये वही टॉपिक आ गया जिसमें मैंने आपको उसके मास के बारे में बताया है कि इसमें क्या है कि ये एटम्स और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ये सब इतने स्मॉल हैं कि हम इनके लिए बाकायदा एक यूनिट किलोग्राम का ग्राम का ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत छोटे हो जाएंगे ये। तो हमने एक इनके लिए स्पेशल यूनिट में बनाया है दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो रिलेटिव यानी रिलेट करना होता है एटम के मास को, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास यानी रिलेट करना है हमने एक एटम के मास को। हम ये मैंने आपको भी बताया है कि हम ये इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी जो हमारे ये एटम्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इतने स्मॉल हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बने नहीं हैं अभी तक इनको मैयर करने के लिए। सेकेंडली अगर हम इनको केजीज़ वगैरह में रखते हैं, केजीज़ वगैरह में मैयर करते हैं, केजीज़ में इनको बात करते हैं कि केजीज़ में या ग्राम्स में, तो ये इतना स्मॉल नंबर हो जाएगा कि उनको आइडेंटिफाई करना मतलब उनको रीड आउट करना या उनको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं कि जो रिलेट करने में यानी कि उसको कंपेयर करने में हेल्प करते हैं एक एटम के मास को कार्बन 12 के मास के साथ, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ये जो रेशियो होती है जो कंपेयर करने पे आती है एक एटम के मास को किसी भी एटम के, चाहे वो कार्बन खुद है चाहे कोई भी और है, एक एटम के मास को एक कार्बन 12 के साथ जो रेशो आती है मैच करने के बाद, दिस रेशो इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसकी हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू द 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। उन्होंने कहा कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है किसी भी एलिमेंट का, कि उस एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका एवरेज जो मास होता है। एवरेज यानी कि कोई एटम ऐसा हो सकता है जिसमें जो ज़रा हैवी है, ठीक है, तो वो उसका 12 है। कोई एटम ऐसा है जिसका मास 12 है। कोई एटम ऐसा है जो थोड़ा लाइट है उसका 10 है। कोई एटम ऐसा है जिसका 11 है। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास, उनका एवरेज जो मास होता है उसके तमाम एटम्स का, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू उनका एवरेज मास कंपेयर टू, फिर कंपेयर किसके साथ करना है उनके एवरेज मास को 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जो कार्बन का जो 12 एटम है, कार्बन जो एटम होता है उसके मास के 1/12 उसके मास के 12वां हिस्सा जो होता है उसके साथ कंपेयर करना होता है। दिस इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। इसमें ये मैंने आपको बताया है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स इतने नहीं हैं अभी तक एफिशिएंट हमारे पास कि हम एक एटम के मास को प्रॉपर्ली मैयर कर सकें। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एलिमेंट जिसके एटम होंगे उनका सबसे पहले हम लोग एवरेज निकालते हैं, ठीक है। एवरेज निकालने के बाद हम उसको कंपेयर किसके साथ करते हैं, एक कार्बन 12 के एटम के 12वें हिस्से के साथ, ठीक है, टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, एक कार्बन 12 एटम के मास के 12वें हिस्से के साथ, ठीक है। अब ये जो कार्बन 12 है हमारे पास ये हमारा अब स्टैंडर्ड है। अब जहाँ पे भी चले जाएं रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करेंगे तो हम कार्बन 12 की ही बात करेंगे, ठीक है। तो कार्बन के अपने जो है 12 यूनिट्स हैं। कार्बन जो होता है, अब ये कार्बन 12 है इसका मतलब कि इसके 12 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं इसका 1/12 निकालती हूँ, 1/12 ऑफ कार्बन ऑफ C12, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो क्या आ जाएगा 1 यूनिट। यानी कि कार्बन जो है उसका क्या कहते हैं कि ये खुद एक
सिंगल यूनिट है। कार्बन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। व्हेन वी कंपेयर एटॉमिक मैसेज ऑफ अदर एलिमेंट्स विद एटम ऑफ कार्बन 12 एटम दे आर एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ दोज एटम्स। यही बात हो रही है जो डेफिनेशन में है कि जब मैं किसी भी और हाइड्रोजन का जैसे यहाँ पे कंपेयर करती हूँ या ऑक्सीजन को कंपेयर करती हूँ या सल्फर को कंपेयर करती हूँ 1/12 ऑफ कार्बन 12 के साथ, तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी मैं कहूँगी ये एच का या हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मैस है या फिर ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मैस है या फिर सल्फर का एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मैस है। और इसके लिए हम लोगों ने जो यूनिट यूज़ किए हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक मैस यूनिट। ये जो यूनिट इसके लिए यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक मैस यूनिट, या फिर इसको स्मॉल लेटर्स में हम लोग AMU का भी नाम देते हैं, दैट इज़ एटॉमिक मैस यूनिट। ठीक है, वन एटॉमिक मैस यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट कितना होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12, यानी कि 1 ये वैल्यू है इसकी, दैट इज विल बी 1 AMU। व्हेन एटॉमिक मैस यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, अगर हम लोग इसको ग्राम्स में लेके आएँ, ठीक है, अपनी जो हम लोग अपने बाकी की चीज़ों को मुहैया करने के लिए एवरीडे लाइफ में जो यूज़ करते हैं उसमें लेके आएँ, तो 1 AMU जो है वो इक्वल होता है 1 एटॉमिक मैस यूनिट इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर -24 है 10 की, तो यानी कि इतना छोटा हमारे पास ये AMU का यूनिट है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को मेजर करें तो अगर इतनी छोटी वैल्यूज़ में आता है तो दैट विल बी इनअप्रोप्रिएट टू यूज़ दैट इन कैलकुलेशंस। इसीलिए हम लोगों ने इन स्मॉल पार्टिकल्स के लिए ख़ास किस्म का जो यूनिट रखा है दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक मैस यूनिट। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। हमारे पास क्या क्या था आज, रिलेटिव एटॉमिक मैस एंड एटॉमिक मैस यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मैस में हमने कहा है कि हम अपने एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उनका पहले एवरेज निकालते हैं। एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनको पहले एवरेज निकालते हैं, फिर एवरेज को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के 12वें हिस्से 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है कार्बन 12। जहाँ पे भी आपने रिलेटिव एटॉमिक मैस की बात करनी तो वहाँ पे कार्बन 12 की बात ज़रूर आती है। ठीक है, और इसके लिए जो यूनिट यूज़ होता है दैट इज़ AMU इन स्मॉल लेटर्स, एटॉमिक मैस यूनिट। और 1/12 ऑफ कार्बन 12 का क्या मतलब है कि उसका वैल्यू आएगी 1। ठीक है, क्योंकि कार्बन 12 की वैल्यू क्या है 12, 1/12 ऑफ 12 क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। फिर उसके बाद अगली हमने क्या चीज़ पढ़ी है कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, यानी कि अगर हम लोगों ने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो इसकी वैल्यू कितनी स्मॉल है। यहाँ पे अगर सिर्फ AMU की बात करते हैं तो वो आ जाएगी 1 में या 1 पॉइंट समथिंग इस तरह से, लेकिन अगर ग्राम्स में चला जाता है तो 10⁻⁻24, 10⁻⁻27 दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल टू डिस्कस अबाउट। तो अगर हम लोग इसी तरह एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल में हमें दी हुई है मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की कितनी होगी, फिर उसके अलावा हमें दी हुई है मास ऑफ न्यूट्रॉन। हमने जो 3 बेसिक पार्टिकल्स की कल से हम बात कर रहे हैं एक एटम के कि प्रोटॉन कितना हैवी है, न्यूट्रॉन कितना हैवी है और इलेक्ट्रॉन कितना हैवी है। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की तो प्रोटॉन इक्वल्स टू 1.0073 AMU, ये प्रोटॉन का मैस हो गया अकॉर्डिंग टू AMU, एटॉमिक मैस यूनिट रिलेटिव एटॉमिक मैस। यानी हमने प्रोटॉन को लिया, उसको कंपेयर किया 1/12 ऑफ कार्बन 12 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है 1.0073। इसी तरह अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इट्स वैल्यू इज़ 1.0087 AMU। इसको भी हमने कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया तो इसकी वैल्यू आई 1.0087। अब ये देखिए प्रोटॉन की वैल्यू 1.0073, न्यूट्रॉन जो है इससे थोड़ा सा हैवी है 1.0087। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो दैट कम्स एज 5.486 इंटू 10⁻⁻4 AMU। ये -4 का मतलब है कि 0.4 नंबर पीछे ले जाओ, तो इसकी वैल्यू किस तरह हम लिख सकते हैं 0.0005486 AMU। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इलेक्ट्रॉन इज़ द लाइटेस्ट ऑफ ऑल दिस पार्टिकल्स, सबसे हैवी इसमें न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में थोड़ा ही फ़र्क है, न्यूट्रॉन के बाद नंबर 2 पे आता है प्रोटॉन, और सबसे कम जो हैवी है, जो सबसे लाइट एलिमेंट कौन सा है, सबसे लाइट पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का, जिसका एटॉमिक मास कितना है 5.486 इंटू 10⁻⁻4। इसी तरह अगर हम लोग इसको जो है अपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहें, जो हम लोग यूनिट्स यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा लाइफ में, तो आपको ताकि समझ आ जाए थोड़ा कि हम AMU क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करके बताती हूँ ताकि पता हो कि हमारा AMU का यूज़ करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ग्राम्स में बहुत स्मॉल नंबर आ जाता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन आता है 1.672
इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम्स। इसी तरह जो न्यूट्रॉन है इसका आता है 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो दैट विल कम एज 9.106 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। तो यहाँ पे भी अगर आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करके देखें तो इलेक्ट्रॉन इज़ द लाइटेस्ट। ठीक है, जब -24 है इसका मतलब है कि 24 नंबर्स इस तरफ पीछे की तरफ पॉइंट ले जाएं तो दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो सबसे यहाँ पे हैवी यहाँ पे कौन है, इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो न्यूट्रॉन इज़ द हैवीएस्ट विद द ग्राम 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। उसके बाद आ जाता है प्रोटॉन्स विद 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। और इलेक्ट्रॉन जो है सबसे लाइटेस्ट है दैट इज़ 9.106 इंटू 10⁻⁻28। जितना बड़ा नंबर यहाँ पे माइनस के साथ ऊपर है इसका मतलब है कि उतना ही स्मॉल उसका मैस है। ठीक है, उतना ही स्मॉल उसका वैल्यू आएगी। अगर ये 24 और 28 को कंपेयर किया जाए, वैसे दिखने में 28 बड़ा है लेकिन जब इनके साथ माइनस का साइन आ गया तो -28 वाला जो नंबर है वो उतना ही छोटा आपके पास उसकी वैल्यू आती है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी मैं इंशाल्लाह कल आगे से इसके एक्सरसाइज और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।